सभी को जय हिंद। नवल करियर इंस्टीट्यूट इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं संजय विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, 12th एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए नवल करियर इंस्टीट्यूट के द्वारा बोर्ड एक्सपर्ट कोर्स को लॉन्च किया गया है और उसकी अभी फ्री क्लासेस चल रही हैं। और ये जो है डेमो क्लास भी हम इसको कह सकते हैं, ये डेमो क्लास नंबर 6 है। अभी तक 5 क्लासेस जो हैं हो चुकी हैं। क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर यानी फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र विषय को पहले हम पढ़ रहे हैं और इसमें हमारा जो चैप्टर आज की इस वीडियो में रहेगा वो रहेगा खाद यानी मैन्योर के बारे में। अभी तक हमने जल निकास को समझ लिया, पादप पोषण को समझ लिया और अब हम खाद को समझ रहे हैं। अगर ब्लूप्रिंट के हिसाब से हम बात करें तो पादप पोषण और खाद ये जो दोनों चैप्टर हैं ये टोटल 6 नंबर का इनसे पूछा जाएगा। 3 नंबर का पादप पोषण से आएगा और 3 नंबर का जो प्रश्न है वो आपके खाद से आ सकता है, या 2 नंबर का प्रश्न खाद से और 3 नंबर का 4 नंबर का जो है पादप पोषण से रहेगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे खाद क्या है, खाद की डेफिनेशन क्या हो सकती है, खाद के प्रकार क्या हो सकते हैं, या जिसको हम खाद को मैन्योर को हम ऑर्गेनिक मैन्योर भी कहते हैं, जैविक खाद भी कहते हैं। बाकी अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, अभी तक आपने पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से जाके आप पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं, आप अपने नोट्स बना सकते हैं। आपके 12th एग्रीकल्चर को ही ध्यान में रख के ये वीडियोज़ बनाई जा रही हैं। और नवल करियर इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर 12th एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर की एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी हमने बना दी है। तो जितने भी जो वीडियोज़ इसमें सीरीज़ में चल रहे हैं वो वीडियोज़ सारी आपको एक जगह इकट्ठी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो आप वहाँ से भी वीडियोज़ को देख सकते हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। वीडियो के साथ आपको नोट्स भी बनाते चलना है ताकि आपकी बोर्ड की तैयारी भी अच्छे तरीके से हो सके। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, खाद यानी मैन्योर के बारे में हम डिटेल में समझ लेते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन की हम बात करें, परिभाषा की अगर हम बात करें तो ऐसे सड़े गले पदार्थ मतलब कि जो पेड़ पौधों से प्राप्त हुए हैं, जीव जंतुओं से प्राप्त हुए हैं, उनके सड़ने गलने के बाद उस पदार्थ को जो सड़ा है गला है उसको अगर हम मिट्टी में मिलाते हैं तो मिट्टी में मिलाने से उसकी मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ेगी, फर्टिलिटी बढ़ेगी। और साथ ही ये जो फर्टिलिटी बढ़ने के साथ जो आवश्यक पोषक तत्व हैं जो प्लांट को मिलना चाहिए, जो पौधे को मिलना चाहिए, वो भी पौधे को पूर्ण रूप से मिलेंगे। पौधे की वृद्धि एवं विकास में कहीं ना कहीं ये जो खाद है ये मदद करता है और इसमें जीवाश्म पदार्थ पाया जाता है, कार्बनिक प्रकृति का ये होता है, इसलिए हम इसको खाद या ऑर्गेनिक खाद हम इसको कह सकते हैं, मतलब जैविक खाद या खाद हम इसको कह सकते हैं। इसकी डेफिनेशन हम समझ लेते हैं जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, और आप अगर एज इट इज़ ऐसा ही लिखेंगे तब भी आपके एग्ज़ाम में नंबर पूरे मिलने वाले हैं। अगर डेफिनेशन की बात करेंगे तो पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं से प्राप्त ऐसे सड़े गले जैविक पदार्थ जो भूमि में मिलाने पर मृदा की उर्वरता शक्ति में वृद्धि करते हैं। मतलब क्या कि खाद या मैन्योर या ऑर्गेनिक मैन्योर ऐसे मटेरियल है, ऐसा ऑर्गेनिक मैटर है जो मिट्टी में डालने पर उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज कर रहा है, उसकी उर्वरता शक्ति को बढ़ा रहा है तथा पौधे की बढ़वार में सहायता कर रहा है। पौधे के अलावा हम यहाँ फसल भी लिख सकते हैं जो फसल की वृद्धि एवं विकास में सहायता करता है। इसके अलावा खाद कहलाता है, या इसको हम कार्बनिक खाद भी कह सकते हैं, जीवाश्म खाद बोल दो, जैविक खाद बोल दो, या कार्बनिक खाद भी हम इसको हिंदी में कह सकते हैं। और इनमें जीवाश्म पाया जाता है। जीवाश्म का मतलब होता है फॉसिल्स, जो पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं के सड़ने गलने से प्राप्त होता है उसको हम जीवाश्म कहते हैं। अगर डेफिनेशन इंग्लिश में देखें तो रोटेन ऑर्गेनिक मैटर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल्स विच मिक्स्ड with soil increase the soil fertility and they are helpful in the plant growth are called manure or organic manure। मतलब कि रोटेन ऑर्गेनिक मैन्योर मतलब ऐसा कार्बनिक पदार्थ जो सड़ गया है, गल गया है और कहाँ से प्राप्त हुआ है, प्लांट से या एनिमल से मिला है। मेनली प्लांट से मिला है, एनिमल्स का भी कुछ पार्ट होता है लेकिन मेनली प्लांट का, पौधों का होता है। और उसको हम मिट्टी के अंदर मिक्स कर रहे हैं, उसको मिट्टी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, उससे मिट्टी की फिजिकल कंडीशन इंप्रूव हो रही है, उसकी मिट्टी की भौतिक दशा में सुधार हो रहा है, मिट्टी की जैविक दशा में सुधार हो रहा है, मिट्टी की जो सॉइल की बायोलॉजिकल कंडीशन है उसमें जो है सुधार देखने को मिल रहा है। दे आर हेल्पफुल इन द प्लांट ग्रोथ मतलब पौधे की वृद्धि में वो सहायता करते हैं और उसको मैन्योर या ऑर्गेनिक मैन्योर के नाम से जानते हैं। इसमें फॉसिल्स जो है देखने को मिलता है, इसमें फॉसिल्स देखने को मिलता है। ठीक है, अगर आगे हम डिटेल में बात करें इसके क्लासिफिकेशन की, ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अगर ऑर्गेनिक मैन्योर की हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, इसके वर्गीकरण की अगर हम बात करेंगे
तो इसको मेनली दो अलग अलग प्रकार से बांटा जाता है, इसको हम समझ लेते हैं। फिर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि खाद एवं उर्वरक में अंतर, मतलब कि मैन्योर्स किसे कह रहे हैं और फर्टिलाइज़र किसे कहेंगे, और दोनों के बीच में जो अंतर होता है, जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, और कौन सा ठीक होता है, अच्छा होता है मिट्टी के लिए, ऑर्गेनिक मैटर अच्छा होता है, मैन्योर अच्छा होता है या फर्टिलाइज़र अच्छा होता है। तो देखिए, अगर हम ऑर्गेनिक मैन्योर की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर की अगर हम बात कर रहे हैं, मतलब अकेला मैन्योर भी आप इसको लिख सकते हो, अकेला मैन्योर भी लिख सकते हो, जिसको हम हिंदी में बोल रहे हैं जैविक खाद, जैविक खाद या अकेला खाद, या अकेला खाद। अगर इसके टाइप की हम बात करेंगे तो इसको दो अलग अलग प्रकार से हम बांट सकते हैं, इसको दो अलग अलग प्रकार से जो है हम बांट सकते हैं। एक हो गया आपका स्थूल जैविक खाद, जिसको हम बोलते हैं बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर। एक होगा आपका सांद्रित जैविक खाद, जिसको हम बोलते हैं कॉन्सनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। ये दो अलग अलग प्रकार से इसको बांटते हैं, इसको हम समझते चलते हैं। आप इस प्रकार से भी बोर्ड की कॉपी में लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। जैविक खाद, ऑर्गेनिक मैन्योर या मैन्योर, स्थूल यानी कि बल्कि, जिसका बल्क में जो ज़्यादा है, अभी हम उसको समझेंगे। सांद्रित जैविक खाद, कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर क्या होता है? बल्कि का मतलब होता है, आप इसको लिख सकते हैं ढेर ज़्यादा, पोषक तत्व कम, पोषक तत्व कम। मतलब कि लार्ज क्वांटिटी और लेस प्लांट न्यूट्रिएंट। इधर हम लिखेंगे ढेर कम, पोषक तत्व ज़्यादा, पोषक तत्व ज़्यादा, मतलब लेस क्वांटिटी मोर न्यूट्रिएंट। आप इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। मतलब क्या कि ऐसे खाद जो ज़्यादा मात्रा में आवश्यक है, मतलब उनकी मात्रा ज़्यादा लगेगी, लार्ज क्वांटिटी आर रिक्वायर्ड, और उनके अंदर जो पोषक तत्व हैं, हम समझ चुके हैं पोषक तत्व क्या होता है, उसका पूरा चैप्टर हमने समझ लिया है। तो जो पोषक तत्व हैं, जैसे मेनली हम बात करते हैं नाइट्रोजन की बात करते हैं, फास्फोरस की बात करते हैं, या पोटास की हम बात करते हैं, तो ढेर ज़्यादा, पोषक तत्व कम, लार्ज क्वांटिटी में ये रिक्वायर्ड होते हैं, और लेस प्लांट न्यूट्रिएंट इनके अंदर होते हैं। मतलब कि बहुत ज़्यादा मात्रा में इनकी आवश्यकता होगी, और बहुत ज़्यादा मात्रा में अप्लाई करने के बाद भी इनमें पोषक तत्व कम मात्रा में होंगे। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब ये सांद्रित खाद हैं जिनका ढेर कम बनता है, इनकी क्वांटिटी भी कम लगती है, इनकी कम मात्रा की आवश्यकता होती है, और इनमें पोषक तत्व ज़्यादा मिलते हैं। तो जितने भी क्या बोलते हैं ऑयल केक है, जितने भी खलियां हैं, जैसे हम बात कर सकते हैं फिश मील बात कर सकते हैं, बोन मील बात कर सकते हैं, ब्लड मील की बात कर सकते हैं हम, या कॉटन का जो ऑयल केक है उसकी बात कर सकते हैं, ग्राउंड नट के ऑयल केक की बात कर सकते हैं, नीम केक की बात कर सकते हैं। मतलब इसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हो सभी प्रकार की खलियां, सभी प्रकार की खलियां, सभी प्रकार की खलियां, ऑल टाइप ऑफ केक्स, ऑल टाइप्स ऑफ केक, या हम इसको ऑयल केक कहेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। फिर उसके बाद हम बात करेंगे फिश मील, बोन मील, फिर ब्लड मील, गुआनो। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। मतलब
कि सभी प्रकार की खलियाँ इसमें आ गई। फिश मील हो गया, बोन मील, ब्लड मील और गुआनो। फिश मील मतलब कि जो हड्डी, जो मछलियों की हड्डी का चूरा है, या जो उसके मछली बाजार में काटने के बाद जो मछली का अवशेष बचा है, उस अवशेष को अगर हम सड़ाते हैं और उससे जो खाद प्राप्त होता है तो उसको हम बोलते हैं फिश मील या मछली चूर्ण, हम उसको कह सकते हैं। बोन मील हड्डी का चूरा, जो जीव जंतु जो सड़ गए हैं, गल गए हैं, उनकी हड्डियों का हमने चूर्ण बना लिया और उसको अगर हम खेत में एज अ मैन्योर, एज अ खाद के तौर पे हम उसको प्रयोग कर रहे हैं तो उसको बोन मील कहते हैं। ब्लड मील मतलब जो स्लॉटर हाउस है, जहाँ पर जानवरों को काटा जाता है, मारा जाता है, उनका जो खून होता है वो ज़मीन पर उस कारखाने की फर्श पे जो है बिछ जाता है। उस खून से हम स्क्रैप करके उसको खुरच के निकाल सकते हैं और उसमें जो पोषक तत्व मिलेंगे या उस खून के चूर्ण को जब हम खाद के तौर पर प्रयोग करेंगे तो उसको ब्लड मील बोलेंगे। गुआनो मतलब जो समुद्री जीव जंतु होते हैं या जो पशु पक्षी होते हैं, उनके सड़ने गलने से जो पदार्थ बनता है, मेनली पक्षियों के सड़ने से जो पदार्थ बनता है उसको गुआनो बोलते हैं। और ये सब कॉन्सेंट्रेटेड मैन्योर के अंतर्गत आ जाएंगे। ज़्यादातर खलियाँ इसमें आती हैं। जितनी भी फसलें जिनसे तेल निकलता है और तेल निकलने के बाद जो हमको बाई प्रोडक्ट मिलता है उसको खली या ऑयल केक के नाम से हम जानते हैं। जैसे हमको कॉटन से ऑयल केक मिल जाता है, मतलब कपास से ऑयल केक मिल जाता है, हमको मूंगफली यानी ग्राउंडनट से ऑयल केक मिल जाता है, सोयाबीन से मिल जाता है, सरसों से मिल जाता है। तो ये सब कॉन्सेंट्रेटेड मैन्योर के अंतर्गत आ जाएंगे। अगर हम बल्कि मैन्योर की बात करेंगे और हमारे देश में अगर हम ऑर्गेनिक मैन्योर की बात कर रहे हैं, बल्कि मैन्योर का ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इनके अगर उदाहरण की हम बात करेंगे, इनके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो FYM जिसको हम बोलते हैं फार्म यार्ड मैन्योर, गोबर की खाद जिसको हिंदी में कहा जाता है गोबर की खाद, गोबर की खाद, या फिर इसको हम बोलते हैं काऊ डंग, या इसको हम बोलते हैं काऊ डंग, गोबर की खाद, या इसे हम बोलेंगे काऊ डंग। दूसरा, सभी प्रकार के कंपोस्ट इसमें आ जाएंगे। सभी प्रकार के कंपोस्ट हम इसमें लिख सकते हैं। सभी प्रकार के कंपोस्ट, सभी प्रकार के कंपोस्ट, सभी प्रकार के कंपोस्ट को हम संश्लेषित खाद के नाम से भी जानते हैं। इसको कृत्रिम संश्लेषित खाद भी बोलते हैं, कृत्रिम संश्लेषित खाद भी हम इसको बोलते हैं, या अकेला संश्लेषित खाद भी हम इसको बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में कंपोस्ट कहा जाता है। ठीक है। उसके अलावा हम यहाँ पर हरी खाद लिख सकते हैं। हरी खाद हम लिख सकते हैं यहाँ पर, जिसको ग्रीन मैन्योर हम कहते हैं। ग्रीन मैन्योर हम उसको कहते हैं, ग्रीन मैन्योर हम इसे कह रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो केंचुए की खाद का भी हम यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। केंचुआ खाद जिसको इंग्लिश में बर्मी कंपोस्ट के नाम से जाना जाता है। बर्मी कंपोस्ट के नाम से जिसको जाना जाता है, बर्मी कंपोस्ट। तो इस प्रकार से हम जैविक खाद की अभी हमने डेफिनेशन देखी है और जैविक खाद का हमने अभी प्रकार देखा है, यानी कि जैविक खाद को हमने 2 अलग अलग प्रकार से बांटा, डेफिनेशन हमने समझ ली है। बल्कि मैन्योर मतलब इनकी ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। जैसे गोबर की खाद की हम बात करते हैं तो गाय से, भैंस से जो गोबर मिल रहा है उसको हमने सड़ा लिया, उसके साथ गाय भैंस का जो मलमूत्र है, जो बिछाली है, उनको आपस में मिक्स करके उनको सड़ाने के बाद जो पदार्थ बन रहा है उसको हमने FYM बोला, उसको गोबर की खाद हमने बोला या फार्म यार्ड मैन्योर बोला। अगर इसकी क्वांटिटी की हम बात करेंगे तो लगभग 10 से 20 टन पर हेक्टेयर इनकी आवश्यकता होती है। मतलब कि अगर 1 हेक्टेयर की हम बात कर रहे हैं तो 10 से लेके 20 टन पर हेक्टेयर हमको इसको खेत में देना पड़ता है। लगभग 20 टन के आसपास सभी फसलों में देना पड़ता है। अगर सब्जियों की बात करते हैं, फल वृक्षों की बात करते हैं तो गोबर की खाद को फिर ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता लगती है। कंपोस्ट की बात कर रहे हैं, कंपोस्ट को हम अलग अलग प्रकार से बना सकते हैं। फार्म कंपोस्ट हो सकता है, टाउन कंपोस्ट हो सकता है। मतलब फार्म कंपोस्ट मतलब कि जो फार्म पर, खेत पर जो उपलब्ध अपशिष्ट पदार्थ हैं, जैसे फसल अवशेष हो गया, गोबर हो गया, या कुछ और पदार्थ जो डिकम्पोजिबल है, मतलब जिसको हम सड़ा सकते हैं, जिसको गला सकते हैं, उससे जो तैयार खाद हो रहा है उसको हम कंपोस्ट कह देंगे। अगर टाउन कंपोस्ट की बात कर रहे हैं तो शहर का जो मलमूत्र होता है, मानव मलमूत्र जो होता है, जिसको नाइट सॉइल के नाम से जानते हैं, उसको भी अगर हमने इसके अंदर मिक्स कर लिया, उससे हम जब तैयार कर रहे हैं तो उसको फिर हम टाउन कंपोस्ट बोलते हैं। और टाउन कंपोस्ट में नाइट्रोजन की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अगर हरी खाद की बात करेंगे तो हरी खाद क्या होता है कि ऐसी दलहनी या अदलहनी फसलें
मतलब मेनली हम लेग्यूम क्रॉप का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, दाल वाली फसलों का इसमें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। उनकी जो फूल वाली अवस्था होती है, मतलब जैसे खाली खेत है, मई और जून के महीने में, मेनली मई जून के महीने में ही हम हरी खाद का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, क्योंकि इसको सड़ने के लिए टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए। तो अगर हरी खाद की बात कर रहे हैं तो हरी खाद को खेत के अंदर हम उगाते हैं, मतलब फसल के तौर पे हमने उसको लगा दिया, और जब 45 से 50 दिन हो जाते हैं उसके बोने के बाद, मतलब लगभग 3 से 4 सप्ताह हो गए या 5 सप्ताह हो गए, तो उसको मिट्टी पलट हल से, रोटावेटर से या किसी यंत्र की सहायता से हम उस हरी फसल को ही, जो फूल वाली अवस्था में है, उसको हम मिट्टी के अंदर पलट देते हैं, मिट्टी के अंदर उसको टर्न कर देते हैं। फिर वो जो खाद है, मतलब जो फसल जिसको हमने टर्न किया है वो सड़ेगी, वो डिकम्पोज होगी, उससे जो तैयार खाद होगा, जो पदार्थ बनेगा, उसी को हम हरी खाद कहते हैं। और इसके सड़ने के लिए लगभग 30 से 40 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है। हरी खाद के लिए हम मूंग का प्रयोग कर सकते हैं, सनई का, ढैंचे का प्रयोग कर सकते हैं, जई का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन भारत की जो कंडीशन है, भारत की जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, मौसम की जो समस्याएं हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ढैंचा जो है वो एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन में भी ग्रो हो जाता है। तो हरी खाद के लिए अगर आपसे कभी पूछे कि सबसे बढ़िया फसल कौन सी होती है, तो ढैंचा होती है, ये आपको याद रखना है। केचुआ, आप सब लोग जानते हैं, केचुआ एक जीव जो गोबर को या फिर कार्बनिक पदार्थ को खाता है और फसल अवशेष जो भी है उसको खाएगा, वो उसका भोजन होता है। और खाने के बाद, पचाने के बाद जो उसका बाई प्रोडक्ट निकलता है, मतलब केंचुए का गोबर हम कह सकते हैं, गोबर या उसका बाई प्रोडक्ट हम जिसको बोल सकते हैं, जिसको हम कास्ट बोलते हैं, CAST कास्ट। तो जो बर्मी की कास्टिंग होती है, जो बर्म की कास्ट होती है, उसको ही हम बर्मी कंपोस्ट या बर्मी कास्टिंग या बर्मी कल्चर टेक्नोलॉजी के नाम से हम जानते हैं। केचुआ मतलब जो फसल के अवशेष को खा रहा है, उसको पचा रहा है, उसको बाहर निकाल रहा है, तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, केचुआ की खाद बोल रहे हैं। और हमारे देश में जितने भी बल्कि मैन्योर हैं, उनमें सबसे ज़्यादा FYM का प्रयोग किया जाता है, गोबर की खाद का प्रयोग किया जाता है। और गोबर की जो खाद होती है वो मिट्टी की, किसी भी प्रकार की खाद की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर ये सारे बोर्ड पे आपके एग्जाम्पल लिखे हैं, ये मिट्टी की भौतिक दशा सुधारते हैं, मतलब कि ये उसकी फिजिकल एज वेल एज बायोलॉजिकल एज वेल एज केमिकल कंडीशन में सुधार करते हैं, यानी कि इट इम्प्रूव द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द सॉइल। मतलब ये जो खाद है मिट्टी की भौतिक दशा, जैविक दशा और रासायनिक दशा में सुधार करते हैं, मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि करते हैं, यानी कि ये जो खाद है, ये जो मैन्योर है, ये मिट्टी की वाटर होल्डिंग, मतलब कि इट इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, ये मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि करते हैं, क्योंकि जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं अगर आप उसको मिट्टी के अंदर डाल रहे हो तो पोर्स जो है, नंबर ऑफ पोर्स जो है, सूक्ष्म रंध्र जो है, उनकी संख्या बढ़ती है। और अगर सूक्ष्म रंध्रों की संख्या बढ़ रही है तो मिट्टी की जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या जल धारण क्षमता में जो है वृद्धि होती है। इसके अलावा ये उचित मात्रा में पौधों को पोषक तत्व देते हैं, मतलब कि ऑप्टिमम कंडीशन में ये प्लांट को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं और इकोलॉजिकल बैलेंस को ये मेंटेन करके रखते हैं, जो पारिस्थितिक तंत्र है जो हमारा, उसको ये संतुलन में रखते हैं। तो ये इनके फायदे होते हैं जो कि हमने यहाँ पर अभी समझ लिए हैं। और अभी अगर हम बात करें गोबर की खाद की हम बात करेंगे, फार्म यार्ड मैन्योर की हम बात करेंगे, फिर हम हरी खाद की बात करेंगे और फिर केचुए की खाद की बात करेंगे। तो इस प्रकार से ये जो हमारा चैप्टर है, ये हम छोटे छोटे टॉपिकों को लेकर उनको कवर करते चलेंगे। गोबर की खाद आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, और दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो है हरी खाद, क्योंकि गोबर की खाद से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हरी खाद से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आगे हम इसको डिटेल में समझ लेते हैं। जैसे गोबर की खाद की अगर हम बात कर रहे हैं, फार्म यार्ड मैन्योर की बात कर रहे हैं, तो देखो इसको बनाने की विधियां अलग अलग हो सकती हैं, इसको तैयार करने की विधियां अलग अलग हो सकती हैं। एक तो ढेर लगाकर हम इसको तैयार कर सकते हैं, मतलब कि फार्म पर, खेत पर जो पशुओं के द्वारा गोबर एवं उसका मलमूत्र पशु का और बिछाली जो प्राप्त हुई है, उसी से मिलकर इसको हम बनाते हैं। तो अगर आपसे कभी पूछे कि FYM का जो मुख्य संगठक क्या होता है, तो मेन संगठन में पहले नंबर पर होता है गोबर, दूसरे नंबर पर होता है उसका मूत्र जिसको यूरिन कह रहे हैं, फिर तीसरे नंबर पर होता है लिटर, मतलब पशुओं को बैठने के लिए जो हमने नीचे बिछाली डाली है जिस पे पशु बैठ सके, या पशुओं को जो हमने चारा दिया है, चारा खाने के बाद जो उसका टुकड़ा बचा हुआ है उसको भी हम लीटर में ही काउंट करेंगे। तो ये तीनों जो है मुख्य रूप से संगठक होते हैं। इनको जो है हम एक जगह इकट्ठा करते हैं, मिक्स करते हैं, इनको ढेर के तौर पे हम तैयार कर सकते हैं। गांव में अधिकतर जो गोबर
से खाद बनाने की जो विधि होती है, हम घर के किसी एक कोने में या खेत के किसी एक कोने में हम इकट्ठा करते हैं गोबर को, मलमूत्र को और चारे को, फिर उसके ऊपर पटकते जाते हैं और कुछ समय बाद, लगभग 4 महीने 5 महीने बाद गोबर की खाद तैयार हो जाती है। तो ये जो विधि है इसको हम बोलते हैं ढेर लगाना, जिसको हम बोलते हैं हिप मेथड ऑफ FYM। ये प्रचलित विधि है, मतलब इसको किसान आसानी से तैयार कर लेता है, एक जगह ढेर लगाना, इसलिए प्रचलित विधि है। एक विधि और होती है जिसको बोलते हैं पिट मेथड या ट्रेंच मेथड। एक विधि और होती है जिसको बोलते हैं बॉक्स या खांचे द्वारा। जो ट्रेंच मेथड है इसको CN आचार्य द्वारा डेवलप किया गया था। CN आचार्य ने ट्रेंच मेथड ऑफ कंपोस्टिंग और ट्रेंच मेथड ऑफ फार्म यार्ड मैन्योरिंग उन्होंने बताया था, यानी कि गोबर की खाद को आप गड्ढों में भी बना के तैयार कर सकते हैं। और ये सबसे बढ़िया मेथड होती है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन का वोलेटिलाइजेशन नहीं होता, नाइट्रोजन या यूरेन का वोलेटिलाइजेशन नहीं होता। खुली मैदान में अगर है तो गोबर पे ज़रूरत से ज़्यादा टेम्परेचर पड़ेगा तो उसके कारण नाइट्रोजन भी उड़ेगी और जो पोषक तत्व हैं उनकी भी हानि होती है। तो अगर गड्ढे के द्वारा हम गोबर की खाद तैयार कर रहे हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट मेथड होती है क्योंकि उसमें पर्याप्त मात्रा में हमको नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास मिल जाता है। एक विधि होती है बॉक्स द्वारा। इसमें क्या होता है कि ज़मीन के नीचे गड्ढे टाइप के, बॉक्स टाइप के बना दिए हैं और उसमें ही पशुओं को बैठ के खिलाने का स्थान है, मतलब चारा खिलाने का स्थान है। और जहाँ पशु बैठ के अंदर उसी गड्ढे में ज़मीन से थोड़ी नीचे जाके उसमें वहीं बैठ के वो पशु चारा खाएगा, दाना खाएगा और वहीं गोबर करके फिर वो बाहर आ जाएगा। सीढ़ियाँ लगी हैं उस माध्यम से वो आ जाएगा। तो इतनी ज़्यादा प्रचलित विधि है नहीं है, लेकिन आप इसको लिख सकते हैं कि गोबर की खाद बनाने की विधियाँ 3 हो सकती हैं। ज़मीन के ऊपर ढेर लगाकर, गड्ढा द्वारा यानी ट्रेंच मेथड या पिट मेथड जिसको हम कह सकते हैं, और बॉक्स मेथड। ये 3 मेथड हो सकती हैं। सबसे बेस्ट, सर्वोत्तम जो विधि है वो गड्ढे द्वारा। किसने दी सर? CN आचार्य ने दी। अगर गड्ढे के साइज़ की हम बात करें तो आप इसमें 6 से 7 मीटर लंबा, 6 से 7 मीटर जो लंबाई होगी वो 6 से 7 मीटर होगी, इतना लंबा। 1.5 से 2 मीटर चौड़ा, 1.5 से 2 मीटर चौड़ा, मतलब इसकी जो चौड़ाई है वो 1.5 से 2 मीटर है और 1 मीटर इसकी गहराई होगी। इसकी जो गहराई होगी वो गहराई कितनी होगी? 1 मीटर। तो ये इसका गड्ढे का साइज़ हो गया, गहराई 1 मीटर। ये जो लंबाई है, ये जो चौड़ाई है, ये आप पशुओं की संख्या के आधार पर कम ज़्यादा कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। लेकिन गहराई, अधिकतम जो गहराई आप रख सकते हो वो 1 मीटर रख सकते हो, या अधिकतम गड्ढे की जो गहराई हो सकती है वो 1.25 मीटर हो सकती है। इससे ज़्यादा हम गड्ढे की गहराई नहीं रखेंगे क्योंकि उसके बाद फिर उसमें नमी की मात्रा बढ़ने लगती है और विभिन्न प्रकार की समस्याएँ होने लगती हैं। तो गहराई, अधिकतम गहराई कितनी रख सकते हैं? 1 मीटर रख सकते हैं। चौड़ाई और लंबाई जो है वो पशुओं पर निर्भर कर सकती है। एकदम धूप वाले इलाके में हमको इसको खाद को तैयार नहीं करना है क्योंकि पोषक तत्व का जो है नुकसान होता है, लॉस होता है। और समय समय पर इसकी देखरेख करना है, उचित मात्रा में, ज़रूरत से ज़्यादा भी इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। अगर गोबर के खाद की अगर हम NPK की बात कर रहे हैं, एवरेज NPK की बात कर रहे हैं, तो गोबर की खाद तैयार किससे हुई सर? गोबर से हुई है। तो गोबर में लगभग 60 से 70%, मेनली 70% क्या है? 70% गोबर के अंदर पानी ही मिलता है। लगभग 70% गोबर के अंदर क्या है? वाटर है। बाकी का जो 30% पोर्शन है, मेनली 70% की हम बात कर रहे हैं, बाकी का जो 30% होता है वो ठोस भाग होता है। ठोस भाग मतलब सॉलिड पोर्शन होता है और इसी ठोस भाग से फिर बाद में गोबर की खाद तैयार होती है। एवरेज यानी कि औसतन अगर हम गोबर की खाद की बात कर रहे हैं, FYM की बात कर रहे हैं, तो 0.5% इसके अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। 0.25 या 0.25% के आसपास इसमें फॉस्फोरस मिलता है और पोटास की मात्रा भी इसमें 0.5% के आसपास मिलती है। कहीं कहीं गोबर की अगर हम ये औसतन गोबर की खाद की बात कर रहे हैं जो देश में सबसे ज़्यादा बनाया जाता है, पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा जैविक खाद की हम बात कर रहे हैं या हम खाद की अकेली बात कर रहे हैं, मैन्योर की बात कर रहे हैं, तो सर्वाधिक प्रचलित जो खाद है वो गोबर की ही खाद है और गाय भैंस के द्वारा ज़्यादा तैयार होता है। भेड़ और बकरी से भी गोबर की खाद तैयार होती है। सीप और गोट मैन्योर से भी जो है मैन्योर तैयार होता है। मुर्गी की खाद भी गोबर की खाद ही है, मुर्गी की खाद भी आप इसमें लिख सकते हो। सीवेज स्लज लिख सकते हो, लेकिन उनकी कुछ कमियां हैं, उनके कुछ जो है लिमिटेशंस हैं, उसके कारण इंडिया में उतनी ज़्यादा वो पॉपुलर नहीं है। सर्वाधिक प्रचलित है गोबर की खाद, जो गाय या भैंस से तैयार खाद, गोबर से जो खाद तैयार हो रहा है उसको हम गोबर की खाद बोलेंगे। पोषक तत्व कितना है सर? 0.5% नाइट्रोजन, 0.25% फॉस्फोरस और 0.5% पोटास, ये आपको याद रखना है। अगर हम गोबर गैस की बात करें, क्योंकि ये गोबर से ही तैयार हो रहा है इसलिए हम इसको गोबर गैस बोलते हैं, या इसको हम बायोगैस भी कहते हैं।
बायोगैस भी हम इसको कहते हैं। इसके अंदर अगर नाइट्रोजन की बात करेंगे तो 2 से 2.5% नाइट्रोजन होता है। एक गड्ढे के अंदर हम गोबर डाल रहे हैं, उससे जो गैस बन रही है उसको गोबर गैस बोल रहे हैं। गैस बनने के बाद या सारी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अगर उसमें हम नाइट्रोजन कंटेंट देखेंगे तो यहाँ 2 से 2.5% नाइट्रोजन बनती है। 0.8 to 1% इसमें फास्फोरस की मात्रा होती है और लगभग 1% के आसपास ही इसमें पोटास होता है। और ये जो बाई प्रोडक्ट होता है बायोगैस का उसको स्लरी के नाम से जानते हैं, स्लरी, SLURRY, स्लरी उसको हम कहते हैं। तो ये भी आप इसमें कुछ की पॉइंट याद रख सकते हैं। फिर आपसे पूछेगा कि गोबर की खाद को आप कितने समय पहले खेत के अंदर दोगे। तो जो गोबर की खाद है जो FYM है, फार्म यार्ड मैन्योर है, बुआई के 1 माह पूर्व खेत में दे देना चाहिए। 1 माह पूर्व मतलब बुआई के लगभग 1 मंथ बिफोर सोइंग हमको अप्लाई कर देना है FYM। ये हमको याद रखना है, ये की पॉइंट आप लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जितना अच्छे तरीके से गोबर का खाद जो है वो सड़ा है, गला है, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से डिकम्पोज्ड जो ऑर्गेनिक मैटर है उसमें कंटेंट अच्छा मिलेगा। कभी भी किसान को कच्ची गोबर की खाद खेत के अंदर प्रयोग नहीं करनी है, ये आपको याद रखना है। हमको कच्ची मतलब जिसमें अभी डिकम्पोजिशन हो रहा है, जिसमें विच्छेदन अभी हो रहा है, वो पूर्ण रूप से सड़ नहीं पाया है, इस प्रकार की किसी भी गोबर की खाद को खेत के अंदर नहीं डालना है। क्योंकि जो गोबर की खाद है, जो ऑर्गेनिक मैन्योर में हम बात कर रहे हैं FYM की, ये दीमक, टर्माइट का प्रिय भोजन होता है। क्योंकि गोबर जो है वो दीमक का प्रिय भोजन है, सफेद चींटी जिसको हम बोलते हैं उसका प्रिय भोजन है। तो अगर कच्चा ऑर्गेनिक है यानी कि कच्चा अगर गोबर की खाद है उसको मिट्टी के अंदर डाल रहे हैं तो खेत में दीमक का प्रकोप देखने को मिलता है। और खेत में दीमक जो है, टर्माइट सबसे ज़्यादा गेहूँ की फसल को नुकसान पहुँचाती है। दीमक के साथ जो वाइट ग्रब है, मूंगफली में जो सफ़ेद गिडार लगता है, वाइट ग्रब ऑफ ग्राउंडनट जो है प्याज में भी लगता है, तो ये नुकसान पहुंचाता है। यानी कि वाइट ग्रब जो कीट है उसकी भी समस्या बढ़ती है, दीमक की भी समस्या बढ़ती है। और अगर कच्चा डालेंगे तो अनेक प्रकार की बीमारियों को भी फिर बुलावा मिल जाता है। अगर NPK की बात करेंगे कि अगर हम गोबर की खाद को खेत के अंदर दे रहे हैं तो पहले साल जो नाइट्रोजन मिलेगा वो कुल मात्रा का केवल 30% ही फसल को मिलेगा, बाकी का 2 से 3 साल में जाके पूर्ण रूप से ये पौधों को प्राप्त हो पाता है। फॉस्फोरस की बात करेंगे, लगभग 60 से 70% फॉस्फोरस पहले वर्ष मिल जाएगा, यानी गोबर की खाद डालने के बाद जो फसल लगाई है उसकी हम बात कर रहे हैं। और 70% पोटास मिल जाएगा, यानी कि गोबर की खाद जितना भी आपने प्रयोग किया है उसका लगभग 30% ही पहली बार नाइट्रोजन मिलेगा, 60 से 70% फॉस्फोरस और 70% पोटास मिलेगा। ठीक है, पहले 1 महीने पहले हमको बुआई के पहले दे देना है और ये 3 से 4 महीने में तैयार हो जाती है। यानी कि 90 से 120 दिन के अंतर्गत ये गोबर की खाद सड़ गल के अच्छे से तैयार हो जाती है। 3 महीने मिनिमम आपको लेके जाना है। और 3 कंपोनेंट जो थे वो हमने यहाँ पर समझ लिए हैं। तो गोबर की खाद बनाने की विधि आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। और जो मैं आपको कुछ की पॉइंट बताते गया हूँ वो की पॉइंट को आप कॉपी में लिख सकते हैं और उन की पॉइंट के भी आप पॉइंट बना के लिख सकते हैं। गोबर की खाद से फसल को फायदा ही होता है, लेकिन कुछ कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है, ये आपको याद रखना है। तो ये कुछ की पॉइंट थे जो गोबर की खाद से संबंधित थे, इनको हमको समझना था। हाँ, गोबर की खाद को खेत में डालने के बाद इसको हम मिट्टी पलट हल से या कल्टीवेटर से या रोटावेटर से इसको अगर मिला देंगे तो मिट्टी के साथ ये मिक्स हो जाएगा, तो फिर ये और ज़्यादा अच्छा प्रयोगी रहेगा। अगर हम आगे बात करें, ये आपकी गोबर की खाद हो गई कंप्लीट। कुछ और की पॉइंट जो होंगे वो आप और डिटेल में लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। ये मेन जो की पॉइंट थे गोबर की खाद के वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। अगर हम कंपोस्ट की बात करें तो कंपोस्ट तैयार करने की कुछ अलग अलग विधियाँ होती हैं। कंपोस्ट को तैयार करने की कुछ मेथड्स होती हैं। उन मेथड्स के हम यहाँ पर कुछ नाम लिख लेते हैं। वो मेथड्स इंपॉर्टेंट हैं जो आप एग्ज़ाम में भी लिख सकते हैं और आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे अगर हम बात करें कंपोस्ट या हम इसको बोलते हैं कृत्रिम संश्लेषित खाद। कृत्रिम संश्लेषित खाद हम इसको कहते हैं। अगर इसके डेफिनेशन की बात करेंगे तो पेड़ पौधों से, जीव जंतु से जो प्राप्त पदार्थ है उसको बहुत अच्छी तरीके से सड़ा के और आपस में मिक्स कर लिया। जैसे हम गोबर की खाद की बात कर रहे थे तो उसमें जो मुख्य पदार्थ था वो क्या था? गोबर था। लेकिन यहाँ पर फसल अवशेष भी होगा, गोबर भी होगा, नमी भी होगी, तापमान भी होगा और किसी स्टार्टर का, आरंभिक पदार्थ का भी यहाँ पर हम प्रयोग कर सकते हैं।
ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे कंपोस्ट, इसको हम बोलेंगे या कृत्रिम संश्लेषित खाद की हम यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं। इसकी जो कुछ विधियाँ होती हैं, इसकी जो मेथड्स होती हैं, विधियाँ होती हैं, विधियों से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, मेथड से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मेथड्स की हम बात कर रहे हैं, तो एक हो गई बेंगलोर विधि, एक हो गई बेंगलोर विधि, बेंगलोर मेथड ऑफ कंपोस्टिंग हम इसको कह सकते हैं। बेंगलोर मेथड ऑफ कंपोस्टिंग। दूसरी है इंदौर विधि, इंदौर विधि मतलब कंपोस्ट तैयार करने की एक इंदौर मेथड है जिसका नाम है इंदौर विधि, इंदौर मेथड ऑफ कंपोस्टिंग, इंदौर मेथड ऑफ कंपोस्टिंग। और तीसरी एक विधि है जिसका नाम है नाडेप, नाडेप विधि, जिसको नाडेप हम बोलते हैं, नाडेप, नाडेप मेथड। एक विधि होती है मायादास विधि, मायादास विधि, मायादास विधि, मायादास मेथड, मायादास मेथड। ये कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। एक है आपकी एडको विधि, एडको विधि जिसको हम बोल रहे हैं एडको मेथड, एडको मेथड। एक होता है आपका सक्रिय कंपोस्ट विधि, सक्रिय कंपोस्ट विधि जिसको आप कह सकते हैं एक्टिव कंपोस्ट मेथड। एक्टिव कंपोस्ट मेथड के नाम से भी हम इसको जान सकते हैं। तो अभी हम डेफिनेशन की बात नहीं कर रहे, इसकी मेथड्स की बात कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। डेफिनेशन तो वो जो खाद की है वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं एज इट इज, उसमें कोई समस्या नहीं है। हाँ, इसमें गोबर की बात करते हैं, गोबर, फसल अवशेष, जो पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, वो फल सब्जी के जो छीलन हैं, टुकड़े हैं, वो सबको इसमें मिक्स करते हैं। मानव मलमूत्र को भी हम इस कंपोस्ट में तैयार कर सकते हैं। कुछ विधियां होती हैं जिसमें मानव मलमूत्र, जिसको नाइट सॉइल के नाम से जानते हैं, उसको भी इसमें मिलाया जाता है ताकि जो NPK है वो उचित मात्रा में मिल सके। बेंगलोर विधि ये कंपोस्ट तैयार करने की एक विधि है, बेंगलोर में तैयार की थी इसलिए इसको बेंगलोर मेथड ऑफ कंपोस्ट बोलते हैं। इंदौर मेथड ऑफ कंपोस्टिंग ये काफ़ी प्रचलित विधि है, ये इंदौर में विकसित हुई थी ये विधि, इसलिए हम इसको इंदौर मेथड ऑफ कंपोस्ट कहते हैं। नाडेप, ये इंपॉर्टेंट है, नाडेप, कई बार तो इसका पूरा नाम एग्जाम में पूछ लेता है कि नाडेप का पूरा नाम क्या है। तो नारायण देवराव पंडरी पांडे, एक ये किसान थे, महाराष्ट्र के किसान थे ये, इन्होंने ये कंपोस्ट बनाने की टांका विधि इन्होंने तैयार की है, मतलब कि इन्होंने एक विधि तैयार की है कंपोस्ट तैयार करने की। इनके ही नाम पे इस विधि का नाम हो गया नाडेप, नारायण देवराव, DE, नारायण देवराव पंडरी पांडे, शॉर्ट में हो गया नाडेप। नाडेप मेथड ये किसान ने तब तैयार की है, तो आप इसका पूरा नाम याद रख सकते हैं, नारायण देवराव पंडरी पांडे। ये महाराष्ट्र के किसान थे जिन्होंने इस विधि को तैयार किया है या विकसित किया है। एक मायादास विधि है, मेथड्स, ये जो मायादास मेथड है ये कंपोस्टिंग की विधि है। एक है एडको विधि, ये इसका जो आविष्कार है ये इंग्लैंड के द्वारा किया गया था, तो इस विधि का आपको नाम याद रखना है कि एडको विधि को किसने तैयार किया था, तो इंग्लैंड देश के द्वारा इसको विकसित किया गया, इन्वेंट किया गया है। एडको मतलब अमेरिकन डेवलपमेंट कंपनी, शॉर्ट में उसको एडको बोल दिया, तो इसलिए हम इसको एडको विधि बोलते हैं। और एक होता है सक्रिय कंपोस्ट विधि जिसको एक्टिव कंपोस्ट मेथड के नाम से हम जानते हैं। अगर एडको विधि की बात करें तो एग्जाम में पूछता है कि एडको विधि या एडको चूर्ण के द्वारा अगर हम खाद तैयार कर रहे हैं तो कौन सी ऋतु में हमको खाद तैयार करना चाहिए। तो एडको विधि से हमको जो रेनी
रेनी सीजन होता है, जो बरसाती दिन होता है, उस समय हम एडको विधि से खाद तैयार कर सकते हैं। ये कुछ की पॉइंट हैं जो आपको याद रखना है। तो आज की इस वीडियो में हमने बेसिक खाद किसे कहते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर किसे कहते हैं, उसको डिटेल में समझ लिया, उनकी मेथड्स को हमने समझ लिया, गोबर की खाद क्या हो सकती है उसको हमने समझ लिया, गोबर के खाद के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे उनको हमने समझा, कंपोस्ट की विधियों को हमने समझा। इसके आगे का जो पोर्शन है वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद करूंगा यहाँ तक आपको सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। मिलेंगे किसी नई वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।